Hello everyone, welcome back to our official YouTube channel AgriAddict. This is IBPS AFO main series from the channel AgriAddict, and in today's video we will be discussing about old government schemes. I'm your mentor Sakshi Kumari Singh, completed my undergraduation from Sher Kashmir University of Agriculture Science and Technology Srinagar, and currently pursuing my masters at IIR New Delhi in the Department of Seed Science and Technology. I have secured All India Rank 47 in ICR PG examination this year. So let's get started. So first of all, we will be discussing about स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. तो ये योजना सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 1999 को, और इसका जो सबसे मेन मोटो था वो ये था कि जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको उस बॉर्डर लाइन पे लाना या फिर उस बॉर्डर लाइन से ऊपर उनका स्टेटस उठाना. ये सबसे मेन टारगेट था हमारी गवर्नमेंट का. ओके, सो ये स्कीम लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1919 को, एंड इट इज़ द ओनली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम करेंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड. इसका मेन ऑब्जेक्टिव एज वी हैव डिस्कस, इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे के लोग हैं उनको उस बॉर्डर लाइन से ऊपर उनका स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस उठाना. कैसे उठेगा वो स्टेटस? बाय प्रोवाइडिंग देम इनकम जनरेशन एसेट थ्रू बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज. अब ये स्कीम का क्या था कि इसकी कॉस्ट शेयरिंग का एक रेशियो डिवाइड हुआ था. तो ये रेशियो सेंटर और स्टेट के बीच में 75:25 के रेशियो में डिवाइड हुआ था. यूनियन बजट ऑफ 2009 एंड 2010 ने रुपीज 2350 करोड़ का एलोकेशन किया था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस इन रूरल एरियाज. और इस एक्टिविटी में क्या क्या चीजें थी? दिस एक्टिविटी क्लस्टर एंड ग्रुप अप्रोच अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. बट उसके बाद जो 2010 से 2011 में जो यूनियन बजट आया उसमें रुपीज 2984 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए गए, जिसमें सिर्फ 301 करोड़ रुपीस नॉर्थ ईस्ट रीजन को प्रोवाइड किए गए थे. अब हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो इसके मेनली जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि ये बहुत सारे रूरल एरियाज जो हमारे कंट्री के हैं वहाँ पे लार्ज एंटरप्राइजेस सेटअप करना इसका मेन मोटिव था, ताकि इनकम जनरेशन को बढ़ावा दिया जा सके. जो भी ग्रुप एक्टिविटीज थी, जो भी ग्रुप के काम थे उसको कैपिटलाइज करना था. जो भी हमारी मतलब क्या होता था उस टाइम पे, बहुत सारे स्कीम्स एक साथ चल रहे थे, तो ये स्कीम बहुत सारे मल्टीपल स्कीम्स को बंद करके उसकी जगह पे ये एक स्कीम चलाई गई थी, ताकि जो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है स्कीम की उसको ठीक की जा सके. अ होलिस्टिक प्रोग्राम ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजिंग कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें क्या क्या चीजें थी, विच इंक्लूड ऑर्गेनाइजिंग रूरल पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. जो भी हमारे रूरल पुअर लोगों का ग्रुप था, जो एक कम्युनिटी पूरी थी, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कन्वर्ट करना इसका एक मेन मोटिव था. और इसमें बहुत सारी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हुई थी, जैसे कि रूरल डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, बैंक्स, लाइन डिपार्टमेंट्स, पंचायत राज इंस्टीट्यूट, एनजीओ एक्सेट्रा. देन अगला स्कीम है हमारा मिलियन वेल्थ स्कीम, MWS. तो ये हमारा स्कीम लॉन्च हुआ था ईयर 1988 से 1989 में, एंड ये सब स्कीम था, सब स्कीम ऑफ REP, RLEGP एंड बीइंग कंटिन्यूड अंडर द JRY. तो पहले हम इसका देखेंगे कि ये क्या था. सो NERP, फर्स्ट ऑफ ऑल NERP इसका था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. ओके, सो ये जो हमारी स्कीम है मिलियन वेल स्कीम, ये एक सब स्कीम थी किसकी? NREP यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. देन वी विल टॉक अबाउट RLEGP. सो RLEGP, रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट
गारंटी प्रोग्राम। और ये किसके अंडर हो रहा था? JRY यानी जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? क्योंकि हर स्कीम का एक प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पे हम ओपन इरिगेशन वेल प्रोवाइड करेंगे। जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं हमारे, ठीक है, जो भी SC ST कम्युनिटी के जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे, उनको अपना एक वेल दिया जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि उनकी सोसाइटी में वहाँ पे उन्हें कॉमन वेल यूज़ करने की परमिशन ना दी जाती हो, तो उस टाइम पे उनको एक अपना पर्सनल वेल प्रोवाइड करने की गवर्नमेंट की स्कीम थी। ये क्यों की गई थी? एंड इसका स्कोप ये भी था टू कवर नॉन SC ST स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विच आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो फार्मर्स SC ST से बिलोंग नहीं करते बट स्टिल वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं और पॉवर्टी लाइन के नीचे एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको भी ये स्कीम बेनिफिट करती। उसके बाद है स्वर्ण जयंती शहरी योजना। स्वर्ण जयंती शहरी योजना, हम नाम से ही बहुत सी स्कीम्स का अपग्रेड या फिर उसके थोड़ा आइडिया हमें मिल सकता है। सो एज द नेम सजेस्ट, स्वर्ण जयंती शहरी योजना, तो कहीं ना कहीं ये रूरल जो नहीं अर्बन से रिलेटेड होगी। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो कब आई थी? विच कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 दिसंबर 1997। ओके, तो इसका मेन काम क्या था? रूरल, इसके जो दो मेन टर्म्स कहेंगे, दैट इज फर्स्ट इज रूरल, सेकंड इज अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज रूरल एरिया में क्या हो रहा है कि एजुकेशन है लोगों के पास बट अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेशन होने के बावजूद बढ़ रही थी। उस टाइम पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि तब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करेंगे और लाइवलीहुड इंक्रीज करेंगे किन लोगों की? रूरल अनएम्प्लॉयड की या फिर अंडर एम्प्लॉयड जो काम कर भी रहे हैं बट उनका वेज बहुत कम है, जो एम्प्लॉयमेंट के बावजूद पुअर है। कैसे? थ्रू एनकरेजिंग द सेटिंग अप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर और प्रोविजन ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। तो या तो वो अपना खुद कोई बिजनेस स्टार्ट करे या खुद कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर करे, उसमें गवर्नमेंट हेल्प करेगी, प्रोवाइड करेगी कुछ, या फिर वो वेज एम्प्लॉयमेंट करके उनकी हेल्प करेंगे। तो इसका भी सेम कॉस्ट शेयरिंग बेसिस वही था। सेंटर और स्टेट के बीच में 75:25 का रेशो था कॉस्ट शेयरिंग का। जो भी टोटल अमाउंट था उसका 75:25 कॉस्ट शेयरिंग था। तो इसमें लेकिन ये था कि लो एलोकेशन स्कीम, जो भी स्कीम एलोकेशन थी वो थी 2 लाख अर्बन पुअर स्किल अंडर डेवलपमेंट। जो भी अर्बन में जो पुअर लोग हैं, जो भी स्किल अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए वहाँ पे 2 लाख रुपए दिए गए थे। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमें जनरेट करनी है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें कुछ काम करना है तो उसके लिए 50,000 ग्रांट किए जा रहे थे, विच इज एनुअल अमाउंट, मंथली नहीं। फिर 2013 में इसको रिप्लेस कर दिया गया। सो ये जो स्कीम है स्वर्ण जयंती सहारा योजना, इसको रिप्लेस किया गया बाय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। एंड अगेन इसको अब वापस रिप्लेस करके अब ये किस नाम से जाना जा रहा है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, डे NULM। उसके बाद अगला हमारा जो स्कीम है वो है अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सो इनका जो मेन फोकस था वो ये था कि जो अर्बन में जो भी पुअर बेनिफिशरीज हैं वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा ग्रोथ करें। ये स्पेसिफिकली फोकस था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। कोई भी उनको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या कोई ऐसी हेल्प चाहिए उनको गवर्नमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो ऑब्स्टिकल बन रही है, उसमें गवर्नमेंट इनकी हेल्प करने वाली है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट विल बी एनेबल सेटिंग अप माइक्रो बिजनेस सेंटर्स, housing common facilities and informal sector marketing to be managed by beneficiaries themselves in collaboration with other stakeholders। तो ये सारे जो काम थे, ये जो भी उस स्कीम से बेनिफिट हो रहे हैं वो खुद मैनेज करेंगे विद अलॉन्ग विद अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये किन को टारगेट करने वाली थी? ये स्कीम टारगेट करने वाली थी उन अर्बन पॉपुलेशन को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, एज डिफाइंड प्लानिंग कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? जो प्लानिंग कमीशन थी वो टाइम टू टाइम हमें बता रही थी कि क्या रेशो है, क्या काउंट है बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों का, उसको ये स्कीम हेल्प कर रही थी। तो उन्होंने कहा था कि इसमें इस स्कीम में मिनिमम 30% वुमेन बेनिफिशरीज होने चाहिए, मिनिमम 30% वुमेन का इन्वॉल्वमेंट इस स्कीम में होना ही चाहिए। देन अब यहाँ पे हमें कितना स्कीम में कितने फायदे मिल रहे थे? सो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें
2 लाख रुपए मिल रहे थे, जिसमें सब्सिडी कंपोनेंट हमारा था 25%। जो भी हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 25% सब्सिडी था, या फिर ₹50,000 मिलेगा। मतलब जो भी हमें ठीक लगे वो इसके अकॉर्डिंग हमें मिलने वाला था। तो अब हमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट की बात की जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट के लिए हमें अलग से इसमें जो अमाउंट हमें दिख रहा है कि एवरेज ऑफ 80 लाख हमें प्रोवाइड किया जाएगा। वन टाइम कैपिटल ग्रांट है, जो एक बार ही हमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल ग्रांट के लिए पैसे मिलेंगे, वो है 60 लाख रुपीस प्लस 20 लाख हमारे रनिंग कॉस्ट है। ठीक है, 3 साल के लिए 20 लाख हमारे उसके रनिंग कॉस्ट के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अर्बन वीमेन सेल्फ हेल्प प्रोग्राम। ये बेसिकली मेनली कंसर्न था women who are living in an urban area, urban poor women. So this will aim to provide assistance a way to subsidy to urban poor women for setting up gainful group enterprises with SHG bank lenient. तो SHG का फुल फॉर्म क्या है? SHG means सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के होते हैं, मतलब आपको यहाँ पे क्या होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, कुछ लोगों का ग्रुप होगा जो कि उस काम को करेगा, या एक दूसरे की हेल्प के लिए जो ग्रुप बना होगा अकॉर्डिंग एंड विद कोलैबोरेशन विद द बैंक। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ वुमेन अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में है तो मिनिमम 5 वुमेन होनी चाहिए ग्रुप में, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा। एंड अगर हम यहाँ पे फंड की बात करें, तो यहाँ पे जो भी अर्बन वुमेन के जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें 2000 रुपीज पर मेंबर दिया जाएगा। ठीक है, एंड विच विल बी सब्जेक्ट टू दी 25,000 मैक्सिमम टू दी होल ग्रुप। 2000 रुपीज पर मेंबर दिया जाएगा, एंड अगर पूरे ग्रुप की बात की जाए सब्जेक्ट टू अ सीलिंग विच विल बी 25,000। अगर हमें कोई एंटरप्राइज बिठाना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें कोई एंटरप्राइज बिठाना है तो हमें 3 लाख रुपए मिलेंगे, या फिर 35% की सब्सिडी मिलेगी, या फिर 60,000 रुपये पर मेंबर हमें ग्रुप पे मिलेगा। या तो हम एज अ होल ग्रुप लें या पर मेंबर के अकॉर्डिंग पैसे लें, जो भी हमें ठीक लगे। बाकी जो भी है हमें, बाकी जो भी अमाउंट अगर हमें ज़रूरत है या हमें चाहिए तो वो एज अ बैंक लोन हमें मिल सकता है। ठीक है, और ये जो ग्रुप्स हैं ये सोशल सिक्योरिटी के लिए भी हेल्प करते हैं, और बाकी जितने भी बेनिफिट्स होते हैं इन ग्रुप्स के साथ वो अटैच होते हैं। सो नेक्स्ट हमारा ग्रुप है स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन अमॉन्ग्स्ट अर्बन पुअर। इसका जो मेन काम था वो ये था कि आपको स्किल ट्रेनिंग में कैसे हेल्प की जा सकती है। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कुछ स्टाइफन भी दिया जाएगा, एंड उस टाइम पे स्किल ट्रेनिंग के बाद आपको, ताकि वो जॉब प्रमोशन में आपकी हेल्प करे। तो इसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? मेन कंपोनेंट विल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग असिस्टेंट फॉर स्किल फॉर्मेशन और अपग्रेडेशन ऑफ अर्बन पुअर टू एनहेंस देयर कैपेसिटी टू अंडरटेक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज एक्सेस बेटर सैलरी एम्प्लॉयमेंट। या तो आपके पास कोई स्किल नहीं है तो ये आपको वो स्किल सिखाएंगे, अगर आपके पास कोई स्किल है तो ये इसका अपग्रेडेशन करेंगे, ताकि आप या तो खुद को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें, या कहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ स्किल एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपकी बेटर सैलरी हो, सैलरी इंक्रीज हो। ठीक है, तो जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जैसा प्लानिंग कमीशन टाइम टू टाइम बताएगी, तो जो भी अर्बन पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनको ये मेन टारगेट करेगा ये स्कीम। और यहाँ पे जो वुमेन हमारा इन्वॉल्वमेंट है वो मिनिमम 30% होना चाहिए। जो वुमेन बेनिफिशरीज हैं वो मिनिमम 30% होनी ही चाहिए। ओके, सो ये क्या करेंगे? तो इस हमारे जो सेटअप, इसका जो शॉर्ट फॉर्म सेटअप दिया गया एज अ नेम सजेस्ट, तो सेटअप क्या करेगा? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा टू अर्बन पुअर, और वो ट्रेनिंग किसी बहुत सारे टाइप्स की होगी। ओके, बहुत सारी सर्विसेज इन्वॉल्व होंगे, या कोई बिजनेस आइडियाज इन्वॉल्व होंगे, या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं वो इन्वॉल्व होगा, और कोई भी लोकल स्किल या लोकल क्राफ्ट या कोई प्रोडक्शन, हैंडलूम, कोई भी चीज़ जो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो जो एवरेज यूनिट कॉस्ट हमें दिया जाएगा पर ट्रेनी वो 10,000 है पर ट्रेनी। इसमें 10,000 में सारे कॉस्ट इन्वॉल्व थे, मटेरियल कॉस्ट, ट्रेनर्स की फीस, टूल किट कॉस्ट, ये बहुत सारे एक्सपेंसेस। ओके, और मंथली स्टाइपेंड भी ट्रेनी को दी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप अब अपनी जॉब छोड़ के कोई ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको घर चलाने के लिए भी कुछ चाहिए या खर्चे निकालने के लिए चाहिए, तो गवर्नमेंट ने तब कहा था कि आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा जब इतने पीरियड के लिए आप ट्रेनिंग करेंगे। बहुत सी वीमेन, अब इसमें 30% वीमेन इन्वॉल्वमेंट कहा गया है,
तो वुमेन ज़्यादातर अगर वो वोकेशनल कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई से रिलेटेड काम करना चाहिए, हैंडलूम से करना चाहती हैं, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट करना चाहती है, पेपर मैश करना चाहती है, एनीथिंग रिलेटेड टू, अगर वो स्मॉल स्केल बिजनेस भी करना चाहती हैं तो वो भी इससे फ़ायदा ले सकती हैं। और स्किल ट्रेनिंग के बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी नेशनल लेवल पे, एंड बाद में वो बाकी किसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी मतलब ट्रेनिंग ले सकती हैं और उसके बाद वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं, जिसमें रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईआईटीज़, एनआईटीज़ या इंडस्ट्री एसोसिएशन, कोई भी रेप्यूटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, फाउंडेशन, बहुत सी रेप्यूटेड एजेंसीज वहाँ इन्वॉल्व होंगी जो ट्रेनिंग करवाएंगी। उसके बाद है अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का है कि it will seek to provide wage employment to beneficiaries living below the poverty line within the jurisdiction of urban local bodies by utilizing their labor for construction of society and economical use of public asset। तो इन्होंने कहा कि जो भी हमारे अर्बन में लोग हैं जो हमारे सोसाइटी में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मेजर बॉडीज, कोई भी पब्लिक एसेट को या इकोनॉमिकली कोई यूजफुल पब्लिक एसेट बनाना है, तो बहुत से लोग उस कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से लेबर्स उस कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अर्बन में जो पुअर लेबर्स हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन में वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके एम्प्लॉयमेंट को कैसे एनहेंस किया जा सकता है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट ये स्टेप है कि इट विल बी ओनली एप्लीकेबल टू टाउन और सिटी जहाँ की पॉपुलेशन अप टू 5 लाख है, अप टू 5 लाख और लेस देन 5 लाख, उससे ज़्यादा नहीं। अब ये एसेट जो हम यहाँ ये टर्म यूज कर रहे हैं कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली यूजफुल पब्लिक एसेट्स, तो ये एसेट्स हैं क्या? तो ये एसेट्स हो सकते हैं कम्युनिटी सेंटर्स, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स, रोड्स, नाइट शेल्टर्स, कोई भी किचन शेड जो प्राइमरी स्कूल में होता है, मिड डे मील की स्कीम के अंदर जो आता है, ये बहुत से जो भी कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है और जो भी उसको फुलफिल करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन में लेबर्स यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे इस स्कीम के अंदर आएंगे। यहाँ पे जो मटेरियल और लेबर रेशो हमें दिया गया है, मतलब ये सारे के सारे एसेट्स हैं जिनको बनाने के लिए इनको काम दिया जाएगा, जो ये काम करते आए हैं आज तक, बट हो सकता है कि वो जो ये काम कर रहे हैं उनको तब उतनी प्रॉपर अमाउंट की सैलरी ना मिल रही हो, बट इस स्कीम के अंदर जब वो काम करेंगे तो उन्हें प्रॉपर सैलरी और वेज सब मिलेगा। तो अब यहाँ जो हमारा मटेरियल और लेबर का रेशो दिया गया है वो 60:40 मेंटेन करना है, ठीक है। बाकी ये स्टेट और यूटीज पे वेरी भी कर सकता है, लाइक ये रेशो 10% तक चेंज भी हो सकता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो, बट 60:40 का रेशो रखा गया है कि 60% ऑफ द कॉस्ट विल बी स्पेंडेड ऑन द मटेरियल एंड 40% ऑफ द टोटल कॉस्ट विल बी स्पेंडेड ऑन द लेबर्स। तो जो भी अब मिनिमम वेज रेट क्या होना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर वो कहीं और काम कर रहे हैं हो सकता है उन्हें प्रॉपर वेज ना मिल रही हो या उनका सैलरी बहुत कम हो, तो यहाँ पे एक फिक्स जो वेज है ये टाइम टू टाइम चेंज होगा, प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, और जो भी बेनिफिशियरीज इसमें काम कर रहे हैं उसको पेमेंट की जाएगी, बट ये कोई फिक्स नहीं किया गया था। एंड ये क्या करेगी, ये स्कीम हमें एक अपॉर्चुनिटी देगी वेज एम्प्लॉयमेंट को, जो अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं जो कहीं और से आए हैं उनके पास कोई स्किल नहीं है तो वो यहाँ पे सीख सकते हैं, ये सेमी स्किल्ड है तो अपने आप को प्रॉपरली फुल्ली स्किल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एंड स्पेशल एम्फेसिस विल बी on the construction of community asset in low income neighborhood with a strong involvement and participation of local communities। इससे क्या होगा, हमारा डबल फायदा होगा, एक तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन सेट बनेगा, वहाँ पे जो भी हमारे पब्लिक कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहाँ पे बहुत अच्छी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो प्रॉपरली, मतलब उस प्लेस पे जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो प्रॉपरली बन भी जाएगी अंडर द स्कीम, एंड जो लोग उस चीज़ों को बनाएंगे उन्हें उसका फ़ायदा भी मिलेगा क्योंकि वो लोकल कम्युनिटीज़ ही बनाएंगी, आसपास के लोगों को पता है उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, वो वैसा ही उसको प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम हमारा मेनली फोकस कर रहा था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर, कैसे हम जो हमारे यूथ है जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनके पास नॉलेज है, कि जो ज़्यादा नहीं भी पढ़े और जो अपने आप को मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, उनके वो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, उनको एक सोर्स देगा। तो ज़्यादातर इसमें अनएम्प्लॉयड यूथ आ रहे थे जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड।
तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, तो एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इस पे दिख ही नहीं रहा होगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई थ्रू खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन केवीआईसी उन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को, ताकि वो मतलब एंटरप्रेन्योर्स को असिस्ट कर सके, जो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं या बनना चाहते हैं उनको असिस्ट कर सके, ताकि वो नए यूनिट बना सके अपने नॉन फार्म सेक्टर में, अपने नए यूनिट स्टैब्लिश कर सके। तो इसका मेन एम क्या था? हमारे इस स्कीम का मेन एम था क्या? मेन एम था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेडिशनल आर्टिशियंस, रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड यूथ एट देयर डोर स्टेप। तो बहुत से जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो बहुत सारी मतलब अपने अंदर बहुत टैलेंट रखते हैं, बट उनको अपने टैलेंट को परफॉर्म करने के लिए कोई प्लेस नहीं मिल रहा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो वो घर पे उस टैलेंट को शोकेस करें, अप्रोच करें गवर्नमेंट को, और उनके डोर स्टेप पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एमएसएमई है थ्रू खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। सो अंडर दिस स्कीम यहाँ पे कैटेगरी वाइज रखी गई थी कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का बेनिफिशियरी है तो वो कितना अमाउंट, जो भी हमारा टोटल अमाउंट है उसका 25% उसको सब्सिडी मिल सकता है अगर वो रूरल एरिया से है, और टोटल अमाउंट का 15% सब्सिडी मिल सकता है अगर वो अर्बन एरिया से है, अलॉन्ग विथ जनरल कैटेगरी। लेकिन 2018-19 में जो सेकंड फाइनेंशियल असिस्टेंस आई थी, उन्होंने कहा था कि अगर आपका ऑलरेडी सेटअप है, ऑलरेडी कोई यूनिट सेटअप है आपकी, या फाइनल असिस्टेंस चाहिए अपनी यूनिट को अपग्रेड करने के लिए, कोई बिजनेस यूनिट ऑलरेडी है उसको आपको अगर अपग्रेड करना है, तो आपको 1 करोड़ रुपीस तक का असिस्टेंट मिल सकता है, हेल्प मिल सकती है, और आपको उस पर 15% की सब्सिडी मिलेगी। ओके। और भी बेनिफिशरीज जो स्पेशल कैटेगरीज के बेनिफिशरीज होते हैं, स्पेशल कैटेगरीज के बेनिफिशरीज कैसे, जैसे कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, माइनॉरिटी, विमेन, एक्स सर्विसमैन, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ट्रांसजेंडर्स, ये बेनिफिशरीज विच बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिल्स या बॉर्डर एरियाज। ओके। एंड एस्पिरेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जो भी सब्सिडी है, यहाँ सब्सिडी थोड़ी ज़्यादा मिलती है। ये जो स्पेशल केसेस हैं, पहले वाले केसेस में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो रूरल में 25% एंड अर्बन में 15% था, और अगर आप अपना न्यू सेटअप मतलब ऑलरेडी स्टेब्लिश सेटअप को अपग्रेड कर रहे हैं तो 1 करोड़ तक का आपको हेल्प मिलेगा, और उसमें सब्सिडी 15% थी। बट अब जो आपका ये स्पेशल केस है, यहाँ पे आपको क्या होगा कि रूरल एरिया में 35% सब्सिडी मिलेगी एंड अर्बन एरिया में 25% सब्सिडी मिलेगी। एंड ये जो मैक्सिमम कॉस्ट प्रोजेक्ट है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना पहला नया स्टैब्लिश कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, तो आपको 15 लाख रुपीस तक का हेल्प ग्रांट होगा, और अगर आप सर्विस सेक्टर में करना चाहते हैं तो 20 लाख रुपीस तक का आपको हेल्प ग्रांट हो सकता है अंडर दिस स्कीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। देन प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, एज द नेम सजेस्ट, रोजगार एम्प्लॉयमेंट। ओके। तो यहाँ पे ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी 1993 में, एंड हमारी स्कीम का एम क्या था? टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू इंडियन एजुकेटेड यूथ एंड वुमेन। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट है, एजुकेटेड यूथ एंड वुमेन, इन दो को मेन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना इस स्कीम का मेन एम था। सो दिस स्कीम ऑफर सब्सिडाइज फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सेट अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स इन दी कोई भी किसी भी फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में या सर्विस सेक्टर में, किसी भी चीज़ में आप अपना यूनिट सेटअप करना चाहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, आप कर सकते हैं। ठीक है। वो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स में भी जा सकते हैं, बेरिंग, डायरेक्ट, एग्रेन ऑपरेटर्स। और ये क्या हेल्प करने वाला था? तो ओवरऑल 2 लाख रुपए की हेल्प करने वाले थे अगर बिजनेस सेक्टर में है तो, और अगर सर्विस या इंडस्ट्री सेक्टर में आप अपना सेटअप बिठाना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए तक की वो आपको हेल्प करेंगे। ओके। अब सब्सिडी क्या है? तो जो टोटल सब्सिडी थी वो 20% थी, हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट की 20% थी। ओके।
और बैंक कैन आस्क द एंटरप्रेन्योर फॉर 5% to 16.25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज मार्जिनल मनी। तो जो बैंक का जो मार्जिनल मनी का डिमांड है वो उसकी रेंज वेरी कर सकती है फ्रॉम 5% to 16.25%। So next scheme is scheme of liberation and rehabilitation of scavengers। तो first of all scavengers होते क्या है? स्केवेंजर्स वो लोगों का ग्रुप होता है जो लोग मतलब नालियां बोलते हैं जिसको, है ना, नाली वगैरह की जो साफ सफाई करते हैं, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स नाली साफ करता है, या फिर जिसको हम नाइट सॉइल जिनको हम कहते हैं, है ना। तो जो ह्यूमन रिसोर्स हमारा इन सब वेस्ट मैनेजमेंट के काम या नाइट सॉइल मैनेजमेंट या जो नाली वगैरह साफ करते हैं, उन ग्रुप के लोगों को हम स्केवेंजर्स बोलते हैं। तो उनके रिहेबिलिटेशन या फिर उनके लिबरेशन के लिए एक स्कीम लाई गई, क्योंकि तब हमारे गवर्नमेंट का ये था कि ये काम बहुत इनह्यूमन लग रहा था, कि ये बहुत सही नहीं है। इसके लिए हमारे पास अब मशीन्स हैं, हम मशीन से ये काम करवा सकते हैं, गटर साफ करवा सकते हैं, सब काम मशीन कर सकते हैं। तो ये लोग क्यों, इनको भी बेटर हेल्थ कंडीशन, बेटर एनवायरनमेंट में काम करने का हक है, इसलिए इनके लिए ये स्कीम लाई गई। और इस स्कीम के अंडर इनको आगे हम देखेंगे कि इनके लिए क्या रखा गया। So the scheme of liberation and rehabilitation of scavengers is a government program launched on March 22, 1922। इसमें स्कीम में किसका क्या था हमारा, इसका मेन एम था टू हेल्प पीपल हु मैनुअली रिमूव नाइट सॉइल एंड फिल्थ ट्रांसिशन टू क्लियर एंड मोर डिग्निफाइड वर्क। ठीक है, जो भी नाइट सॉइल मतलब जो भी हमारा नाइट सॉइल का मेन जो कंसर्न होता है ह्यूमन वेस्ट, ठीक है, जो ह्यूमन वेस्ट से रिलेटेड काम, जो भी उसकी साफ सफाई या इधर उधर उसके रिमूवल या जो भी है उस करते हैं, वो है ह्यूमन वेस्ट। सो ये जो स्कीम थी, इसमें ज़्यादातर लोग शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ के थे, और ये उनको हेल्प करने वाली थी जो मैन्युअली नाइट सॉइल को रिमूव करते हैं, ताकि, ठीक है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था इज टू असिस्ट द आइडेंटिफाइड मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर डिपेंडेंट इन देयर रिहेबिलिटेशन इन ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन। हमारा मेन काम ये था कि पहले हम ढूंढे कि कितने लोग किधर इस मैनुअल स्कैवेंजर के काम में लगे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना था, और फिर अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज उनको अलग ऑक्यूपेशन में सेटल करना था, ताकि वो सोर्स इनकम जनरेट कर पाए बट इन अ डिफरेंट ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे हमने स्कैवेंजर वर्ड भी देख रहे हैं कि स्कैवेंजर किसको बोलेंगे, इज पार्शियली और होली एंगेज इन दी obnoxious and inhuman occupation of manually removing night soil and filth। सो ये बहुत इनह्यूमन बिहेवियर है कि आपका ह्यूमन वेस्ट को ह्यूमन रिमूव कर रहा है, और वो बहुत गटर नाली साफ कर रहे हैं, जो कि हम मशीन से करवा सकते हैं, तो वहां पे अगले ह्यूमंस को क्यों लगाना है। Identification of manual scavenger is done by concerned state governments through a survey by urban local bodies and ग्राम पंचायत। तो अब हमें आइडेंटिफिकेशन, इट विल बी आइडेंटिफिकेशन, सॉरी। सो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन मैनुअल स्कैवेंजर्स, ऐसा मैनुअल स्कैवेंजर काम कर रहे हैं। तो इसको पता करने के लिए सारे स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न है, और वो अपने अपने लेवल पे बहुत से सर्वेस करा के पता कर रहे हैं बाय, और सर्वेस कैसे करवा रहे हैं, बाय अर्बन लोकल बॉडीज या ग्राम पंचायत की हेल्प से वो पता कर रहे हैं। सो फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2021 में ये स्कीम रिवाइज हुई। अब उस रिवाइज स्कीम के जो मेन फीचर्स है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास टोटल आ गया कि कौन कौन जो है वो एज ए स्कैवेंजर काम कर रहे हैं, हमारे पास पूरा डाटा आ गया गवर्नमेंट के पास। तो वो उनको एक टाइम पे कैश असिस्टेंस देगी ₹40,000 का। जो भी हमें आइडेंटिफाई मैनुअल स्कैवेंजर्स मिल चुके हैं उनको एक टाइम पे 40,000 का कैश असिस्टेंस दिया जाएगा। ओके, और यूनिफॉर्म रेट ऑफ कैपिटल सब्सिडी फॉर जनरल प्रोजेक्ट एंड सैनिटेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट। तो जो भी लैंड है हमारा, ये जो भी हमारा कैपिटल है, उसके उस पर एक सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी सैनिटेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे या कोई भी जनरल प्रोजेक्ट वो करेंगे भी, तो उनको सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। और अगला ये था कि जो भी हमारा सब्सिडी होगा वो पहले दिया जाएगा। पहले क्या होता था, सब्सिडीज बाद में देते थे या वापस रिटर्न आती थी, बट यहाँ पहले ही सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी उनको, और वर्कशॉप करवाए जाएंगे। अगर कोई ऐसा स्कैवेंजर ही काम करना चाहता है बट उनको सेफेस्ट तरीके से कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए वर्कशॉप्स कराई जाएंगी ऑन हैजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स।
सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स को कैसे वो क्लीन करें और उस हैजार्डस क्लीनिंग को करने के लिए कैसे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए वहाँ पे वर्कशॉप, बहुत सी वर्कशॉप रन होंगी एंड वहाँ पे बिहेवियरल स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। तो ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव थे जो कि रिवाइज स्कीम के अंदर आए थे। एंड द लास्ट स्कीम ऑफ आवर क्लास विल बी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। ये भी कुछ मिलता जुलता ही है लास्ट स्कीम से। द सेंट्रल सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर को रिवाइज किया गया नवंबर में 2013 with the provision of Prohibit of Employment as Manual Scavenger and their Rehabilitation Act 2013। That means पिछले में हमने ऑब्जेक्टिव में देखा कि जो काम करना भी चाहते हैं उनको हम पहले ट्रेनिंग करवाएंगे, राइट, यहाँ पे वर्कशॉप्स कराएंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि वर्कशॉप्स भी नहीं करवानी, अब ये बिल्कुल ही बंद होगा। टोटल प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई भी ऐसा मैनुअल स्कैवेंजर काम नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत इनह्यूमन है और वो सारा काम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मशीन्स करेंगी, कोई भी ह्यूमन ऐसा काम नहीं करेगा। और जो भी ह्यूमन ऐसा काम कर रहा है उसको अब हम रिहेबिलिटेट करेंगे, उसको किसी और ऑक्यूपेशन में डालेंगे, उसके लिए हम उसे ट्रेनिंग देंगे या उसे लोन चाहिए हम उसे लोन देंगे, जो भी उसे गवर्नमेंट हेल्प चाहिए वो देंगे, उसे किसी और ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व करेंगे। तो ये मेन कंपोनेंट थे जो हमारे रिवाइज्ड हुए हैं अब 2020 2021 रिसेंटली जो रिवीजन है इसका, इस स्कीम का, उसके मेन कंपोनेंट हम यहाँ पढ़ेंगे कि सेम वन टाइम जैसे ही वो अपना जॉब छोड़ेंगे एज अ मैनुअल स्कैवेंजर, उनको 40,000 रुपये का वन टाइम कैश असिस्टेंट दिया जाएगा, असिस्टेंट, जो भी हमारे आइडेंटिफाइड मैनुअल स्कैवेंजर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद जितने टाइम भी वो लोग वहाँ काम करेंगे, ठीक है, जितने टाइम भी वो लोग वहाँ ट्रेनिंग लेंगे उस टाइम भी उन्हें स्टाइपेंड मिलेगा क्योंकि वो अपनी जॉब छोड़ के आए हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, उतने टाइम उसको स्टाइपेंड फिक्स दिया जाएगा। क्रेडिट लिंक बैक एंड कैपिटल सब्सिडीज, यहाँ पे उनको ₹3.25 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी और 15 लाख तक का लोन भी दिया जाएगा अगर वो कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या कोई भी किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। एंड यहाँ पे भी वर्कशॉप है हैजार्डस क्लीनिंग एंड सीवर सेप्टिक टैंक का, बट वो वर्कशॉप होगा एज रिलेटेड टू दी मशीन्स। अगर उस मशीन को कोई ऑपरेट कर रहा है तो वो कैसे करना है, वहाँ पे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ होगा विद रिस्पेक्ट टू मशीन्स, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर की जाएगी अंडर आयुष्मान भारत योजना, और वहाँ हेल्थ कैंप्स भी लगाए जाएंगे कि उनकी अब तक की उनकी हेल्थ पे कोई इशू तो नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। और इसके अंदर जो मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री काम कर रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है। सो एक और चीज जो मैं डिस्कस करूंगी हमारी स्कीम में, ये जो हमारी स्कीम थी इसके लिए हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी थे। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, इसके लिए हमारे कुछ कंडीशंस भी थे कि इसके लिए जो हमारा एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए 18 से 35 ईयर्स। अब इन्होंने यहाँ पे इस एजुकेटेड टर्म को यूज किया है, व्हाट डज दैट मीन। अगर यहाँ पे ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8th पास होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो ये स्कीम थी इसी का ओल्ड वर्जन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इस एजुकेटेड टर्म का यूज नहीं हुआ था, वहाँ पे अनएजुकेटेड टर्म था और वहाँ पे एजुकेशन की कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं थी। बट यहाँ पे जब एजुकेटेड टर्म यूज हुआ है तो यहाँ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8th पास रखी गई है। और इस स्कीम को अवेल करने के लिए जो हमारा फैमिली इनकम है, ठीक है, वो हमारा 40,000 पर मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। इसमें आपका स्पाउस इनकम भी इन्वॉल्व है।
मतलब आपकी पूरी फैमिली जो भी इनकम कर रही है, अगर कोई कपल है तो हस्बैंड वाइफ मिला के भी उनकी इनकम 40,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर आप प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना को अवेल करना चाहते हैं तो। सो दिस वाज फॉर माय साइड। एंड अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको किसी भी और स्कीम से रिलेटेड भी कुछ जानना हो या कोई और स्कीम जो मैं नहीं इसमें कवर कर पाई, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी एंड जो स्कीम मैंने मिस की है और आप मुझे बताएंगे, मैं उस पर फिर नेक्स्ट वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी। थैंक यू सो मच।